खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के चेहरे पर अज्ञात युवक ने फेंकी स्याही। जंतर मंतर पर महिला दिवस के कार्यक्रम के दौरान फेंकी स्याही। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 52 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। शिमोगा से बीएस येदियुरप्पा होंगे बीजेपी उम्मीदवार। अनंत कुमार बेंगलोर साउथ से लड़ेंगे चुनाव। मीसा भारती का चाचा राम कृपाल यादव को करारा जवाब। कहा, राम कृपाल चाचा मुझे नहीं समझते हैं, मेरी भावनाओं को इमोशनल अत्याचार कहा। महिला दिवस के अवसर पर आज मोदी की चाय चौपाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश और विदेश के करीब 10 करोड़ लोगों से करेंगे बातचीत। और एशिया कप का फाइनल मुकाबला टॉस जीतकर पाकिस्तान ने किया बल्लेबाजी का फैसला। जीत दर्ज करने वाला होगा कप का विजेता। Just thought if we to that consultancy. नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। स्पोर्ट्स वन में आपका स्वागत है। आज बात डंकन फ्लेचर की करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फाइनल में लिए चलते हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ताजा हालात आपको बता देते हैं। श्रीलंका शुरुआती झटकों से उबर गया है, ये अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज है। एशिया कप से आ रही है। एशिया कप में फाइनल खेला जा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका को 261 रनों का टारगेट दिया है। श्रीलंका को 261 रन का टारगेट दिया है शेरे बांग्ला स्टेडियम में। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनने के बाद सीधे विजय कुमार का रुख करते हैं, जो हमारे से फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय जी, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 261 का टारगेट दिया। श्रीलंका ने फिलहाल 135 रन बना लिए हैं करीब करीब 25 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। कैसा देखते हैं सर आप? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने ब्रेक, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी बल्लेबाजी के टाइम पे विकेटें जल्दी गिरने के बाद संभल गई थी, वही स्थिति इस समय श्रीलंका की बनी हुई है। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा 2 जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने अपने आप को पकड़ा 50 के बाद। तो मेरे को लगता है कि कल मैंने जरूर कहा था आपके चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान टीम इसकी चैंपियन हो सकती है, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कि आज शायद ये संभव दिखता नहीं है, क्योंकि हालांकि क्रिकेट में ये भी कहा जा सकता है कि जब तक मैच खत्म ना हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी हैट्रिक भी हो सकती है एक ओवर में, कुछ भी हो। लेकिन इस समय देखा जाए अब तक के मैच को तो श्रीलंका का पलड़ा भारी लगता है। सर 2 सवाल। एक सवाल, पहला सवाल मेरा ये है कि शाहिद आफरीदी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन हैं, लेकिन आज वो नॉट आउट लौटे बिना एक भी गेंद खेले। उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल ही नहीं हो सका। 7वें नंबर, क्या लगता है कि पाकिस्तान ने गलती कर दी? उन्हें और ऊपर भेजना चाहिए था, जिससे उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल होता और स्कोर 260 से कहीं ज्यादा होता। नहीं मनीष, देखिए ये भी है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन आप भेजेंगे कहां? क्योंकि लगातार 3 विकेट आपकी गिर गई 40 से भी कम स्कोर के। लेकिन सर आपका जो बेस्ट बैट्समैन है वो नॉट आउट आता है बिना एक भी गेंद खेले बिना। बाकी उसमें 115 रन की पार्टनरशिप भी हुई है 4th विकेट के पीछे। उसके बाद 83 बॉल पे समथिंग पे 90 कुछ रन बने। तो मैं समझता हूं हाँ, अगर अफरीदी को 5-6 ओवर मिल जाते
तो शायद ये 270 प्लस स्कोर हो सकता था। तो पाकिस्तान की मतलब बदनसीबी रही कि आज जो है आफरीदी को बैटिंग करने के लिए आफरीदी को एक गेंद भी नहीं नसीब हो सकी। बेस्ट बैट्समैन रहे हैं टूर्नामेंट के 2 मैच उन्होंने जिताए हैं भारत के खिलाफ। कैसी बल्लेबाजी की ये आपको याद ही होगा। विजय जी, एक दूसरा सवाल मेरा यह है आपसे, मलिंगा 5 विकेट गिरे पाकिस्तान के और 5 विकेट मलिंगा ने लिए, मतलब जब जरूरत है तब चैंपियन चमकते हैं, क्या यही बात लागू हो रही है? नहीं, बिल्कुल सही लागू हो रही है, लेकिन इसमें मैं सोचूंगा, मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान की रणनीति भी थोड़ी खराब रही है। उन्होंने देख लिया कि मलिंगा उनके खिलाफ अट्रैक्टिव हो गया है या प्रेशर आ रहा है उसका, तो आपको बैटिंग खेल के चला जाना चाहिए। आपने लगातार 3 विकेटें खो दी आपने, और मलिंगा को आपने सारी विकेटें दी। तो जब आपको लग रहा है कि मलिंगा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस समय उसकी लेंथ और लाइन चल रही है और बहुत हुआ है, तो आप उसमें उसके ओवर में 1-2 रन 4-5 या 3-4 रन निकल सकते हैं आराम से, लेकिन आप विकेटें उनको मलिंगा को नहीं देनी चाहिए। लेकिन मलिंगा के बजाय दूसरे बॉलर्स पे हावी होना चाहिए था। लेकिन सॉरी 18 रन पर मलिंगा ने 3 विकेट गिरा दिए थे पाकिस्तान के। क्या लगता है कि अनुभवहीन बल्लेबाज होना ओपनर के रूप में ये थोड़ा कभी कभी क्या ज्यादातर मौकों पर नुकसानदेह हो जाता है चैंपियन बॉलरों के खिलाफ, खासतौर से बड़े मंच, जब बड़ा मंच आता है? आपने जो ये बोला ना बड़ा मंच जी, ये इसका बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी देखिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की टीम अभी वर्ल्ड कप जब वो आपका होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान टीम कहां पर ठहरती है, मैं आपको बताऊंगा उसमें, जब आप अगर मुझे अपने स्टूडियो के साथ रखेंगे तो। लेकिन मलिंगा जैसे गेंदबाज, देखिए आईपीएल में भी उसके 4 ओवर में सामने वाला जो बल्लेबाज है उसको मारने के लिए, हिट करने के लिए बड़ा जिगरा रखना होता है। वो सहवाग जैसा जिगरा रखने वाला बहुत ही, जी बिल्कुल, मलिंगा जैसे गेंदबाज के आगे आप के जो अनुभवहीन बल्लेबाज है वो थोड़ा सा खलते हैं। अगर यही थोड़ा सा एक आध कोई सीनियर बल्लेबाज होता तो वो अपने जूनियर्स को लेकर चलता कि भैया ये इसको सिंगल के लिए ही खेलो, आप इससे ज्यादा मत करो, ज्यादा टेंशन मत लो, ये उसको किसी तरह ओवर काटो। लेकिन अब ठीक है, उन्होंने 18 पे 3 विकेटें गिरा, मलिंगा ने गिरा कर अपने टीम को एक तरीके से, या पाकिस्तान टीम को कहो, प्रेशर में डाल लिया। चलिए विजय जी, आप बने रहिए सर। हम अपने विषय पर लौटते हैं जो भारत से जुड़ा है, और अब बात टीम इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर की, जिनका कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। डंकन फ्लेचर पिछले 3 सालों में करोड़ों रुपए बनाकर इंग्लैंड वापस लौट जाएंगे, लेकिन टीम इंडिया को पिछले 3 सालों में उन्होंने ढक्कन बनाकर रख दिया। बतौर कोच कैरियर की संभवतः आखिरी पारी खेल रहे डंकन के लिए खुद को ढक्कन बनना तो नुकसानदेह नहीं होगा, लेकिन टीम इंडिया का उन्होंने जरूर बैंड बजा दिया। चलिए रिपोर्ट देखिए गौर से। डंकन ने तो ढक्कन बना डाला। ये जनाब तो एकदम ढक्कन निकले। Got through. Just thought if we to that consultancy. टेस्ट तो टेस्ट, वनडे में भी ढक्कन। I mean, you've got 2 good batters there who are in form at the moment. कुछ ऐसा ही करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर के बारे में कह रहे हैं। पानी पी पी कर कोस रहे हैं डंकन फ्लेचर को क्रिकेट प्रेमी। वैसे हम आपको बता दें कि अगर हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी डंकन फ्लेचर के बारे में अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे। हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे डंकन पिछले 3 सालों में खुद ढक्कन बन गए और कैसे इन्होंने टीम इंडिया को ढक्कन बना डाला। इन चारों चेहरों को आप बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते होंगे। हम आपको बता दें कि करीब साल 2000 से अभी तक रहे टीम इंडिया के 4 विदेशी कोच हैं, और हम आपको बता दें कि टीम इंडिया का सबसे ज्यादा बुरा हाल डंकन के राज में हुआ, या कहें कि इन भाई साहब ने टीम इंडिया को ढक्कन बनाकर रख दिया। हम आपको बता दें कि जॉन राइट की कोचिंग में टीम इंडिया ने विदेशी जमीन पर 28 टेस्ट में से 10 में जीत हासिल की। तो राइट के बाद ग्रेग चैपल की निगरानी में भारत को विदेश में 12 में से 4 टेस्ट में जीत मिली। तो गुरु गैरी कस्टर ने विदेश में भारत को 23 में से 9 टेस्ट मैचों में जीत दिलाई। चलिए अब आपको गुरु डंकन का भी हाल दिखा देते हैं। आपको बता दें कि डंकन फ्लेचर की कोचिंग में विदेश में आखिरी 15 टेस्ट में भारत को 10 टेस्ट मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है।
वहीं हम ये भी बता दें कि इस साल दक्षिण अफ्रीका दौरे से अभी तक खेले गए 11 वनडे मैचों में भारत को 10 मैचों में हार मिली। अब आप ही बताइए कि इन रिकॉर्डों को देखकर कौन डंकन फ्लेचर को ढक्कन फ्लेचर नहीं कहेगा। ये आंकड़े देखकर तो कोई भी कहेगा कि डंकन सर पिछले 3 सालों में आप खुद तो ढक्कन बन ही गए, आपने टीम इंडिया को भी ढक्कन बना डाला। Just scored a free to that consultant. Just scored a free. स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। किसी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी, इनमें से जब संतुलन बनाना पड़ता है, गुरु गैरी क्रिस्टन ने डंकन फ्लेचर की रिकमेंडेशन की थी बीसीसीआई से। ये अभी भी मेरे दिल में सवाल होते हैं, क्या सोचकर उन्होंने डंकन फ्लेचर की सिफारिश की। वो उनके शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने अपने शिष्य का धर्म तो निभा दिया, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन फैसला आपके सामने। विजय कुमार की ओर रुख करते हैं। विजय जी, डंकन, आपने रिपोर्ट देखी हमारी, डंकन फ्लेचर का रिकॉर्ड आखिरी 15 टेस्ट में से विदेशी जमीन पर 10 में हार मिली, और भारतीय इतिहास के सबसे खराब कोच, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। सर, क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल सही कहा कि डक्कन ने, मैंने बताया कि जिस तरीके से भारतीय टीम खेली है विदेशी धरतियों पे क्या, अपनी पे क्या, वो कोई प्लानिंग नहीं है कि आपने कोई कोच ने कोई प्लानिंग की हो। आपका बेस्ट गेंदबाज जो है वो 100 रन पार कर जाता है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप बैट्समैन रहे तो आप बैटिंग में आपकी कोई परफॉर्मेंस, आपके खिलाड़ी कोई जिसको आपने टिप्स दिए हो वो बहुत अच्छा। और ये भी देखिए कि अभी तक किसी खिलाड़ी ने ये नहीं कहा कि मुझे डंकन ने हेल्प की है। तो मैं ये समझता हूँ कि डक्कन को गुरु शिष्य ने अपनी गुरु लगा दे दी और करोड़ रुपए वो लेके जा रहे हैं इधर से। और इससे अच्छा होता अगर हम किसी भारतीय खिलाड़ी को या उस दूसरे उसको कोच बनाते तो उसके प्रति कम से कम जवाबदेही तो होती। इनके प्रति तो जवाबदेही नहीं है। जब आपके कोच के प्रति जवाबदेही नहीं तो आप उस उम्मीद क्या कर सकते हैं? नहीं, जवाबदेही तो है सर। अभी बीसीसीआई ने कहा था कि डंकन के काम की समीक्षा की जाएगी, लेकिन सवाल है कि समीक्षा की जाती है, यहाँ पर फैसले नहीं लिए जाते सख्त, है ना। मनीष जी, आप समीक्षा करते रहिए, मुझे 2 करोड़ रुपए देते रहिए महीने के या साल के, मैं समीक्षा आप करते रहिए। समीक्षा तो जब होनी थी, आप जब ये जा रहे हैं तब आप कह रहे हो कि समीक्षा होगी। क्या भाई आप दूसरा टर्म देने जा रहे हैं उनको? नहीं, जब आप उनको दे ही नहीं रहे, दूसरी बार ला ही नहीं रहे अगले आने वाले सालों के लिए, तो इनकी समीक्षा क्या कर रहे हैं? समीक्षा से क्या पैसा कटेगा कि भाई आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं आई तो मैं आपको 1 करोड़ की जगह 50 लाख दूंगा? सर, मेरा एक सवाल है आपसे। पिछले 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं, हर कोच को मैंने फॉलो किया है। आप हारते हैं, आप चाहे जीतते हैं, ये एक अलग मसला है, लेकिन अब कोच की उपस्थिति जो रणनीति में दिखाई पड़ती है वो कभी दिखाई नहीं पड़ी। हमेशा डंकन जो है एब्सेंट दिखाई पड़ते हैं। कभी लगा ही नहीं कि ड्रेसिंग रूम में कोई मददगार बैठा है, कोई रणनीति बना रहा है। बिल्कुल सही आपने मनीष जी कहा। मैंने आपके चैनल के माध्यम से अगर आप पिछली वो उठाएंगे बाइट्स वगैरह तो उसमें मैंने क्लियर डंकन पे आरोप लगाया कि प्लानिंग कहाँ है भाई आपकी। न्यूजीलैंड में आपके गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न्यूजीलैंड में आपके बल्लेबाज कुछ नहीं पा रहे। एक विराट कोहली ही कुछ कर पाया जो वहां पर कर पाया, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक मैच में वो 6 विकेट ले जाते हैं, दूसरे मैच में 1 विकेट लेने के लिए तरस जाते हैं। तो ये सब प्लानिंग होनी चाहिए। एक सवाल है सर मेरा, जो आज तक मुझे जिसका जवाब नहीं मिल पाया, खूब मैंने अकेले में भी रात को सोचता हूं जब क्रिकेट को फॉलो करता हूं, कि गुरु गैरी क्रिस्टन ने क्या सोचकर डंकन फ्लेचर की सिफारिश की थी? नहीं, मुझे तो ये लगता है गैरी क्रिस्टन ने डक्कन को बता दिया होगा भैया यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल शांत रहिए सर, वो अपने आप ही वो कर लेंगे। और आप धोनी की, लेकिन जो कोच, सर मैं आपको काट रहा हूं, लेकिन जो कोच भारत को विश्व कप दिलाता है, भारतीय टीम की विदेश में इतना योगदान देता है, वो ऐसा कैसे कह सकता है सर? ऐसा कैसे कह सकता है? वो से तो क्या उन्हें भरोसा था कि डंकन जो है, जो उन्होंने सफलता ग्राफ खड़ा किया है, क्या डंकन फ्लेचर उस ग्राफ को आगे ले जाने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने क्यों ऐसा करा। मुझे लगता है ये भी फिक्सिंग ही हो गई है कोई गुरु चेले की, जो उन्होंने इनको रिकमेंड कर दिया। इतना पैसा देने के बाद हमारा प्लानिंग नहीं है। और मुझे लगता है कि वो समझ नहीं पाए होंगे अपने डक्कन को, क्योंकि इंडिविजुअल प्लेयर को तैयार करना अलग बात होता है, और इंडिया जैसी टीम को लेकर आगे बढ़ना वो, क्योंकि इंडिया में जो क्रिकेट जो है वो भगवान की तरह ही है, वहां पर कुछ होता है। बहुत सारे पहलू हैं। मुझे याद आता है कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा था कि अगर मेरी बल्लेबाजी सुधरी तो उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि गैरी क्रिस्टन उन्हें प्रैक्टिस के दौरान 1 से 1,500 गेंद थ्रो किया करते थे,
और डंकन फ्लेचर की उम्र 64 साल की है। तो एक 44 साल 42 साल का कोच सिफारिश करता है कैसे व्यक्ति की? क्या डंकन को इस बात का, क्या गैरी क्रिस्टन को इस बात का आभास नहीं था कि फिजिकली ये कि कोचिंग का दौर जो है बदल रहा है, यहाँ पे कोच को शारीरिक रूप से भी उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ता है, बल्कि कहीं ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने के लिए? बिल्कुल सही कहा मनीष जी, कोच को पहले मैच से पहले खुद पहले ग्राउंड में आना पड़ता है और ग्राउंड में संभालना पड़ता है। आपके पास सारा स्टाफ है, सब कुछ है, उसके बाद आपकी प्लानिंग नहीं है। ग्राउंड में अंदर दूसरी टीम 300 रन बना जाती है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। दूसरी टीम आप कहते हो कि जी 250 रन पाकिस्तान ने कभी 6 बारी में कभी चेज नहीं किया, उसी पाकिस्तान ने 326 रन चेज कर दिया आपके एशिया कप के अंदर। तो आप कोई प्लानिंग तो है। आप देखिए आज प्लानिंग मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान की प्लानिंग भी विफल ही रही है। हालांकि 250 रन कोई खराब नहीं होते आप देखें, लेकिन प्लानिंग जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको एक और बात क्या, प्लानिंग यहाँ पर नहीं आई। 31 मार्च को डंकन साहब का कार्यकाल खत्म हो रहा है, करोड़ों रुपए बटोर कर ले जाएंगे, बीसीसीआई कुछ सीखेगा? बिल्कुल मेरे को लगता है कि बीसीसीआई को यह सीखना चाहिए कि भैया गोरी चमड़ी या अंग्रेज कहलाने से या अंग्रेजी बोलने से ही कोच इतना बढ़िया नहीं होता। अब मैं आपको सीधा और स्पष्ट बात बताऊं, दिल्ली के तारिक सिन्हा जी हैं जिन्होंने 9 टेस्ट प्लेयर क्रिकेटर दिए हुए हैं, क्या वो कभी क्रिकेट नहीं खेले? तो क्या वो कोच नहीं है? तो आप ये सोचेंगे कि बहुत बड़ा प्लेयर ही बहुत अच्छा कोच हो सकता है? डंकन फ्लेचर साहब ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। नहीं खेला हूं, मैं कह रहा हूँ नहीं खेले हैं, वो खेले हैं 2-3 टेस्ट खेले होंगे, मुझे जहां तक ध्यान आता है। खेले हैं 5 के आसपास ही, लेकिन आप ये कहो जी वो बहुत बड़े टेस्ट कोच बन जाएंगे, नहीं। अब आप देखिए तारिक सिन्हा है या दूसरे हैं, इन्होंने कभी कुछ नहीं खेला है, लेकिन आप ये देखिए कि मनोज पवाकर, रमन लामा, संजीव शर्मा, शिखर धवन, ये सब उन सबके शिष्य हैं। तो क्या एक जानकार जो क्रिकेट की जानकार और प्लानिंग बनाने वाला होता है वो भी आपकी टीम को जिता सकता है, लेकिन आप उनको रखोगे नहीं, क्योंकि उनको आपको लगेगा कि वो आपका कहना नहीं मानेगा। तो डंकन एक न्यूट्रल मैन होने के नाते यहाँ पर कोचिंग करके अपना पूरा पैसा लेके अब जाएंगे, क्योंकि वो ना कभी धोनी के खिलाफ बोले हैं, ना कभी श्रीनिवासन के खिलाफ बोले हैं। हाँ, जब इनका मतलब ये है कि विजय जी के पैसे लेते रहो, किसी के खिलाफ कुछ मत बोलो। सर आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, थोड़ी देर में आते हैं, इंतजार कीजिएगा। Just thought if we'd to that consultancy. नए मिजाज का नया नौजवान, बोल रहा है नई जुबान। ये है हिंदुस्तान का यंगिस्तान। देखिए 14 का चक्रव्यूह, शनिवार रात 8 बजे, रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 पर। आजम खान साहब को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, नेता बनाने जा रहे हैं, शिवपाल यादव जी बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह क्या कहीं ना कहीं ये ईमानदारी से के विरोध में है या आपके ट्रेंड को ये लोग? जयप्रदा जी के लिए हमने इस तरह वोट मांगा था पहली बार। हमने कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा। हम 8वीं बार चुने गए, हमने कभी वोट नहीं मांगा, सिर्फ यही कहा आप हमारा साथ दो,
हम आपका साथ देंगे। हमें वोट दो, ये शब्द हमारे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जयप्रदा जी को जब हमने चुनाव लड़ाया तो हमने इस दामन फैलाकर वोट मांगा था। सर, एक चर्चा और खासतौर से दिल्ली में बैठे हुए हम लोग को अक्सर मिलती है कि वहां पे 4 मुख्यमंत्री हैं, नेताजी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, आजम खान साहब भी हैं, शिवपाल यादव जी भी हैं। सर, असली मुख्यमंत्री कौन है? हमारे यहाँ जितने विधायक हैं वो सब मुख्यमंत्री हैं। तो सूचना गलत है, थोड़ी कम है, तो तादाद बढ़ा दें आप। जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सब मुख्यमंत्री हैं। देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसमें हमारी सबकी जॉइंट लायबिलिटी होती है। उनमें एक मुखिया होता है। हमारे यहाँ मुसलमानों में तो ये कहा जाता है और हदीस है, व्हाट एवर प्रॉफिट सेड एंड व्हाट एवर प्रॉफिट डिड, कि अगर तुम 2 लोग भी सफर कर रहे हो तो देखिए खास बात यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। Got through. Just thought if we to that consultancy. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स वन में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय कोचिंग स्टाफ कितना बड़ा है? क्या आप ये जानते हैं कि कोचिंग स्टाफ पर बीसीसीआई सालाना कितने रुपए खर्च करता है? अगर नहीं तो जान लीजिए। और बाकी असर के बारे में तो हम दिखा ही चुके हैं कि कोचिंग स्टाफ होने या ना होना कम से कम प्रदर्शन के लिहाज से तो फिलहाल एक जैसा ही दिख रहा है। चलिए भारतीय कोचिंग स्टाफ के बारे में डिटेल से जानिए। $5 करोड़ का कुनबा, फिर भी फील्डिंग पर असर नहीं। गेंदबाजों के ढाक के 3 पार। और वही बैकफुट ड्राइव इस बार। आपकी स्क्रीन पर बारी बारी से आ रहे इन चेहरों में से शायद आप सिर्फ टीम इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर को ही पहचानते होंगे। आपको बता दें कि टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ है। चलिए आपको सभी से बारी बारी से परिचय कराते हैं। आपको बता दें कि कौन क्या करता है। जो डावेस, फील्डिंग कोच ट्रेवर पेनी, फिटनेस ट्रेनर रामजी श्रीनिवासन, फिजियो है डिवान स्पीचले, मसाजर रमेश माने, परफॉर्मेंस एनालिस्ट CKM धनंजय। ये टीम इंडिया के विशाल कोचिंग कुनबे के सदस्य हैं। आपको हम बता दें कि कोचिंग डिपार्टमेंट में अभी मेंटल कंडीशनिंग कोच का पद खाली पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई कोचिंग के इस कुनबे पर साल में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसमें से करीब 3 करोड़ रुपए अकेले डंकन फ्लेचर के खाते में आते हैं और बाकी 2 करोड़ बचे हुए करीब 6 सदस्यों के। कोचिंग कुनबे के ये सभी सदस्य टीम इंडिया के हर खिलाड़ी के खान पान से लेकर हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। लेकिन बीसीसीआई के करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बावजूद भी खिलाड़ियों में सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा है। फील्डिंग पहले की तरह जस की तस है तो स्लॉग ओवरों में अभी भी बॉलरों की करीब हर मैच में जमकर धुनाई देखने को मिल रही है। इस बार और भी देखिए आउटस्विंग की, हालांकि 4 मिला मगर एडवांटेज बॉलर को ही ले गया। बहुत अच्छा खेला। बहरहाल हम आपको बता दें कि डंकन का कार्यकाल इस महीने की 31 तारीख को खत्म हो रहा है और डंकन फ्लेचर की छुट्टी करीब करीब तय मानी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कोचिंग कुनबे में किसकी नौकरी बचती है और कौन कुनबे से बाहर जाता है। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज।
सीधा विजय कुमार का रुख करते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारा। विजय जी, आपने रिपोर्ट देखी होगी हमारी, 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च करता है बीसीसीआई, लेकिन पिछले 3 साल में जो रिजल्ट है आपके सामने है, कैसे मूल्यांकन करेंगे आप इस परिणाम का जो पिछले 3 साल में आया है? परिणाम तो सर, ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो परिणाम भारतीय टीम का प्रदर्शन देख के कोई भी आदमी बता सकता है। और मेरे को लगता है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी हमारे खिलाड़ी अनफिट है। और मुझे ये भी लगता है कि इसके लिए अकेले डंकन को ही दोष मानना भी सही होगा, क्योंकि आज हमारे पे प्रेशर इतना है कि खिलाड़ियों को 4-5 दिन का टाइम या हफ्ते भर का टाइम भी नहीं मिलता और वो दूसरी सीरीज में चले जाते हैं। अब आप देखिए, आपके कप्तान ही घायल हो गए एशिया कप, जो हमारे लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। अगर इनको न्यूजीलैंड दौरे पे नहीं भेजते, इनको पता था या इनकी चोट उभर रही थी या चोट कि वो था, इनको लगा कि यहाँ पे मेरे को पेन चल रहा है, तो ये न्यूजीलैंड दौरे को छोड़ देते, ये इधर आ जाते, एशिया कप खेल लेते, जहां में सख्त जरूरत थी एशिया कप का बादशाह बनने के लिए। लेकिन ये इन्होंने दौरा नहीं छोड़ा, कि उन्होंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं दौरे से बाहर हो जाऊं और मुझे बाहर ही कर दिया जाए। तो ये जो टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर है ना, ये बड़ा मामला बड़ा। और जहाँ नहीं सर, जो इतने साइंटिफिक कोच लाए गए हैं, इतने डॉक्टर, महंगे डॉक्टर लाए गए हैं, वो इसीलिए तो लाए गए हैं, मोटी तनख्वाह खर्च करके आप जो है उन्हें फिट रखिए, आपको इसीलिए पैसे दिए जा रहे हैं, आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या खिलाड़ी जो है उनके शेड्यूल जो बनाकर देते हैं उसका शेड्यूल का पालन नहीं करते क्या खिलाड़ी? नहीं, कोई नहीं करता पालन सर, कोई पालन नहीं करता। ये तो सचिन तेंदुलकर ही है जो सुबह अपने प्रैक्टिस खुद करते हैं। बाकी आपके खिलाड़ी तो आपके कोच को पता ही नहीं होता, वो घूमने चले गए श्रीलंका। अभी आपने ताजा मामला आया ये देखने। और डिसिप्लिन की तो बात आप छोड़ दीजिए, डिसिप्लिन तो ये तो टेस्ट मैच की आप बात कर रहे हैं या वनडे सीरीज की। अभी रणजी ट्रॉफी के अंदर गौतम गंभीर ने सर्विसेज की टीम के प्लेयरों से हाथ नहीं मिलाया। हाँ, नहीं पढ़ा सर मैंने इसके बारे में। इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बोर्ड का एक चिट्ठी आती है कि भाई आपने ऐसा किया, आपको इतना पेमेंट करा। ये कौन सा? आप आज खिलाड़ियों से बढ़कर खेल नहीं है, खेल से बड़े खिलाड़ी हो गए। खेल से बड़े खिलाड़ियों का रवैया हो रहा है। विजय जी, समय इजाजत नहीं दे रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर बातचीत होगी। तो आज स्पोर्ट्स वन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले सभी खिलाड़ियों से यह कहूंगा कि अपनी फिटनेस के प्रति जरूर ईमानदार हों। अगर फिटनेस के प्रति ईमानदार रहेंगे तो खेल के प्रति भी नजरिया बड़ा होगा, और खेल के प्रति नजरिया बड़ा होगा तो कैरियर भी बड़ा होगा। तो आज स्पोर्ट्स वन में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए नमस्कार। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Global advertisers, scaling new heights in out